Hello everyone, welcome to Edu Classes. Today we are discuss about electric charge and field, lecture number 3. लास्ट 2 days में जो हमने डिस्कस किया वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 था. उसमें हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किया था, दूसरे लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारा डिस्कस किया. आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलो आज देखते हैं क्या आज हमारे क्या पॉइंट हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलो आ जाइए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आज हमारा जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर है. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, और देन दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो हमारा डाइपोल रहेगा कि डाइपोल क्या है, डाइपोल की वजह से जो एक्सियल्स लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल्स लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सारा डिस्कस करने वाले हैं. डाइपोल को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, क्या सिचुएशंस बनेंगी. ठीक है, वो क्या उस पर फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल भी डिस्कस करने वाले हैं. इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे रिलेटेड. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. एक्चुअली जैसा कि हमने कल देखा था, जब हमने लेक्चर नंबर 2 में ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो चार्ज होता है वो अपनी सराउंडिंग एक फील्ड बनाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो क्या हुआ, बाद में ये चर्चा चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ या डायरेक्शन हम वेरियस पॉइंट पे यदि कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे. तो ये सारी बातचीत चल रही थी हमारे विज्ञान जगत में. तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए माइकल फैराडे, तो उन्होंने एक आइडिया दिया. उनका जो आइडिया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया था. उन्होंने बताया कि कैसे ये जो चार्ज जनरेट होता है, कैसे ये जो मतलब दो चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, वो सारी चीज को डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट आया. ये चीज हमेशा समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कोई रियल लाइंस नहीं है. ठीक है, चलो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और क्या कंसेप्ट है उसके और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, आ जाओ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो कंसेप्ट है वो ये समझ रहा है, जो ये आइडिया दिया गया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा मैप बना देती है, पूरा नक्शा बन जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे काम करेगा, किस पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारा आइडिया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलता है. तो जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे ये चार्ज प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा प्लस चार्ज से शुरू होती है, प्लस चार्ज से स्टार्ट होती हैं ऐसे. ठीक है, हमेशा प्लस चार्ज से ये ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये टर्मिनेट होती हैं. जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पे जाके ये टर्मिनेट हो जाएंगे. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पे वो टर्मिनेट होंगी, एंड होंगी. ठीक है, तो क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली वो इन्फिनिटी जा रही हैं. ठीक है, और इन्फिनिटी से आगे नेगेटिव चार्ज पे वो फिनिश हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं. तो ये एक पहली बात है जो ये मैंने आपको बताई हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे वो खत्म हो जाती है. देन यदि दो चार्ज, मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज है और ये मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो इस प्लस चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगे ऐसे. ठीक है, तो ये प्लस नेगेटिव चार्ज पे जाके फिनिश हो जाएंगे और ये यहां ऐसे नेगेटिव चार्ज से निकलेंगे. ठीक है, और ये आप पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं. तो इससे ये कंसेप्ट और बना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये जरूरी नहीं है कि किसी भी चार्ज से परपेंडिकुलर, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगी. पॉजिटिव चार्ज से स्ट्रेट लाइन में निकल रही हैं, बट ये देखिए पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे जाने के लिए कर्व बना रही है ना, तो ये कर्व भी हो सकती हैं. स्ट्रेट लाइन तो होती ही हैं, तो कर्व भी हो सकती हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होंगी. तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही. दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ये जो पॉइंट है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पॉइंट पे मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना है, तो हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना होगा तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। यदि हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो डायरेक्शन बता देता है डेट पॉइंट पे। ठीक है, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। एक बात और है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रिक, यदि ये दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी, जैसे ये एक फील्ड लाइंस ये है, एक फील्ड लाइन ये है, यदि ये दो फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P पे आप देखेंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएंगी, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ठीक है, दो डायरेक्शन बन जाएंगी। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। ये पॉइंट देखिए, लाइन द फोर्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज दे विल क्रॉस इंटेंसिटी दैट पॉइंट हैव टू द डायरेक्शन ऑन विच नॉट पॉसिबल। तो दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एक बात और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे बहुत क्लोज होंगी वहां इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी और जहां फार होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। जैसे मानिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस पे दो पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, दोनों को मान लीजिए कि इक्वली अपार्ट हैं एक दूसरे से ये लाइन है, तो यहां बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड बी। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है वो पैरेलल हैं एक दूसरे से और इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हैं। ए पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता और एक ए पॉइंट इधर होता और बी पॉइंट इधर होता, तो ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है। तो अब आप देखेंगे कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत क्लोज हैं। तो इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगा, तो ई ए ग्रेटर ई बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से काफी दूर हैं। ठीक है, और यहां ए पॉइंट पे बहुत पास में है, तो इसको बोलेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको बताती हैं। ठीक है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कोई चार्ज है, क्यू चार्ज मान लीजिए, ये एक चार्ज क्यू है, इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है क्यू चार्ज से। ठीक है, यदि 2Q चार्ज होता प्लस 2Q, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, ठीक है, ये हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ मतलब रेडियली आउटवर्ड्स होंगी। ठीक है, तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी इससे दुगनी हो जाएंगी। Q1 से यदि 6 निकल रही है तो Q2 से 12 निकलेंगी। तो वो नंबर इस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे कि चार्ज कितना चार्ज है, तो वहां से ये आपकी दुगनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ लाइंस लीविंग पॉइंट चार्ज नेगेटिव होता तो इंटरिंग नेगेटिव चार्ज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोपोर्शनल होंगे। यदि इससे 4 निकल रही Q1 से तो Q2 से उससे 2 टाइम्स निकलेंगी, और यदि 4 होता तो उसी प्रोपोर्शन में वो बढ़ती जाती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये है द लाइन ऑफ फोर्स लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज टू अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए इस बात को मैं जरा अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये मानिए कि एक प्लस चार्ज है, ठीक है, ये मानिए प्लस चार्ज है, ये भी एक प्लस चार्ज है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो आपको पता है रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होंगी, ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी। ठीक है,
ये भी है, तो इससे भी ऐसी निकल रही होंगी रेडियली आउटवर्ड्स। अब आप ये चीज देखेंगे कि जब ये दो प्लस चार्ज हैं, दोनों लाइक चार्ज हैं, दोनों लाइक चार्ज के जब पास में होंगे तो ये जो रेडियली आउटवर्ड्स जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है ना, वो एक दूसरे पे प्रेशर करेंगी, तो ये थोड़े से दूर भागेंगे। तो इसका मतलब है कि लाइक चार्ज अपने को रिपल कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। और यदि अनलाइक चार्ज होते, ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड निकल रही होती हैं। ठीक है, और इस ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे प्लस से बाहर निकलेंगी और इस पे फिनिश होंगी, तो ये प्रेशर मतलब जो लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा एक दूसरे, इससे निकला इस पे गई, इससे निकला इस पे गई। ठीक है, इससे ये बाहर निकल रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रहा है, जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी अपोजिट चार्ज से निकलेंगी तो वो एक दूसरे को पास लाएंगे। लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्टली वो लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। इसलिए जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी सरफेस कंडक्टर होता है, जैसे कोई भी एक कंडक्टर है, मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो हमेशा नॉर्मली होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हैं। और भी कई प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से लर्न करिए, ये आपके लिए क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं इसको। लाइन ऑफ फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमको बताता है। यदि हम एक देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में हमें बता रहा है पॉजिटिव चार्ज मूव कैसे करेगा, तो ये इसलिए इनको लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी इनको कहा जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमें काफी जानकारी वो हमें देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो आपके क्वेश्चंस में आती हैं, आपके एग्जाम्स में आती हैं, आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फील्ड लाइंस। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने आपको लिखी हुई हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देन अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सारी जानकारी ले ली है। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जैसे दो चार्ज है, Q और प्लस माइनस Q और प्लस Q, दो अपोजिट चार्ज होते हैं इक्वल। ठीक है, वो यदि किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं जो 2a है, तो इसको हम ये जो सिस्टम बना है इसको डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड फिक्स्ड डिस्टेंस इज नॉन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मूवमेंट होता है जिसको हम P से डोनेट करते हैं, P। तो वो क्या होता है, एक चार्ज का मल्टीप्लाई इनटू बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू। तो 2a जो डिस्टेंस है, तो ये 2qa ये जो बना है इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका बन गया। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, और इसके यदि हम यूनिट निकालें तो यूनिट क्या है, देखिए Q और a क्या डिस्टेंस, तो कूलम मीटर यूनिट हो गई इसकी। यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम मीटर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स से रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस हैं कि अब इसके एक्सिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमको डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसी के उसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें देखिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये दो चार्ज हैं 2a डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, इसके एक्सियल लाइन मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में ही अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ये आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है क्लास 12th में। ठीक है, तो ये हमने मान लीजिए कि मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे वो पॉइंट है और उस पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वो निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी P पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 2 में कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ये वाले से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस वाले से कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को सम कर लेंगे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसमें कैलकुलेट करेंगे और फिर हमें ये पॉइंट मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी निकल के आएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी निकल के आती है E बराबर P2R
डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब इसमें ए को थोड़ा सा हम बहुत ही कम मांगते हैं आर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो ये इसको रिमूव कर देते हैं और ये फाइनल आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल के आ जाती है 2p/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू। ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डाइपोल, मतलब प्लस से माइनस की तरफ ही होती है। ये आपको याद कर लेना। डेरिवेशन बच्चे अभी हम नहीं करा सकते क्योंकि हमें बहुत फास्ट रिवीजन करना है। ये क्विक रिवीजन क्लासेस हैं, इसमें डेरिवेशंस नहीं होंगे और डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे। सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टर्म, उसके डेफिनेशंस, उसके फॉर्मूले ही पढ़ने वाले हैं ये सारे लेक्चर्स के अंदर। और डेरिवेशन के लिए हम अलग से एक लेक्चर्स बनाएंगे चैप्टर वाइज, इसमें सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे। एक बड़ा मेगा रिवीजन वाली क्लास करेंगे, उसमें सारे डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो केवल फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसकी रिलेटेड डेफिनेशंस क्या हैं, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके आगे अभी हम कुछ इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले। मैंने आपको एक ब्रीफली आइडिया दे दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है, किस पॉइंट में क्या करना है, डायरेक्शन कैलकुलेट करके ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और इस पे बेसिस क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है एक्सेल पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू डाइपोल, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसी के इक्वेटोरियल लाइंस पे कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट किया, अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे। यही सेम सिस्टम है, सेम अरेंजमेंट है। क्यू और 2q की डिस्टेंस पे ये डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट P है, हाँ, यहाँ से चार्ज निकालेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और फिर वो दोनों का कैलकुलेट करके डायरेक्शन के हिसाब से फिर हम वो कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारी कितनी इंटेंसिटी निकल के आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी निकल के आती है। ठीक है, इसमें बस ये देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी निकल के आती है वो ये। ठीक है, इसमें भी सेम निकल के आती है, बस थोड़ा डिफरेंस है। ये P E बराबर P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये आपकी निकल के आती है। जो P है वो आपको पता है, वो डाइपोल मूवमेंट है, वहाँ डाइपोल मूवमेंट का। और इसमें भी यदि हम R को बहुत छोटा, A को छोटा मानते हैं R के कंपैरिजन में, तो ये A को हटा देते हैं और देन ये आपकी इंटेंसिटी बन जाएगी P बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, तो ये आपकी एक स्पेशल केस हो गया। तो ये आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है, अभी हमने एक एक्सियल लाइन पे देखा, एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली, इक्वेटोरियल लाइंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली। ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें डायरेक्शन अगेंस्ट हो जाती है, इसमें प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन होती है। बस डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की होती है, बट एक्सियल पॉइंट में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट होती है, मतलब प्लस से माइनस ना होकर माइनस से प्लस होती है। ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी, तो ये आप अच्छे से याद रखिए। अभी तक हमने जो देखा कि वो एक्सियल लाइन पे कितना है और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम ये क्या करते हैं, अभी तो हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर पॉइंट पे इतना होता है, एक्सियल पॉइंट पे इतना होता है, लेकिन इन जनरल हमें ये कैसे पता लगे कि मान लीजिए वो ना एक्सियल पॉइंट पे है, कोई पॉइंट है वो ना तो एक्सियल लाइन पे है डाइपोल के, ना परपेंडिकुलर लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो फिर हम उसका कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि वो जो पॉइंट है वो किसी एंगल थीटा पर है, पी पॉइंट, वो किसी एंगल थीटा पे वो पी पॉइंट है। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है कि यदि वो थीटा पॉइंट पर है, यदि वो पॉइंट थीटा एंगल पे है पॉइंट P, तो इस पॉइंट पर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद कर लीजिए क्योंकि डेरिवेशन तो अभी नहीं कराएंगे। वो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, E बराबर P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आप यहां से देखें एक्सियल पॉइंट का मतलब हो गया, एक्सियल पॉइंट का मतलब हो गया थीटा 0। एक्सियल पॉइंट में थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। वो तो उसी लाइन पे है ना, वो डाइपोल से कोई थीटा थोड़ी बना रहा है, वो तो सेम लाइन पे ही है, तो वो तो 0 हो गया। जब थीटा 0 आप यहां पुट करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। cos 0 की वैल्यू निकालना, +1 करना, आपको कैलकुलेट होके 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। यदि इक्वेटोरियल पे होता, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मतलब 90,
90 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप 90 की, तो आपको वो मिल जाएगा जो फॉर्मूला इक्वेटोरियल लाइन का है, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ऐसे किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा जैसे वेरी करेगा उसके हिसाब से आपकी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगा। तो आपको थीटा देखना है कि वो 90 है, 0 है, 60 है, 30 है, उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जनरल फॉर्मूला है, जनरल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं डाइपोल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और जनरल पॉइंट पे भी बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब हम थोड़ा सा एक नई बात डिस्कस करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमारा हो गया डाइपोल मूवमेंट की वजह से, डाइपोल की वजह से। अब हम जो नया डिस्कस करने वाले हैं, यदि इस डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसमें रखते हैं तो इसमें क्या होता है, फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, क्या लगता है, कितना लगता है, तो उसका कैलकुलेशन ये आपके सिलेबस में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है डेरिवेशन में, ठीक है, डेरिवेशन भी इसका आता है, इस क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इसने एंगल पर रखा गया है तो आप बताइए कितना टॉर्क होगा, ठीक है। तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करना मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल पे रखा गया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है आपका, ठीक है। दिख रहा बच्चों, ये डाइपोल है, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डाइपोल ऐसे रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डाइपोल ये रखा हुआ है, ऐसे बन रहा है, तो ये यहां थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा एंगल से रखा गया। जब इलेक्ट्रिक अब आ जाइए यहां डिस्कस करते हैं क्या है। ये जो चार्ज क्यू है इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो F बराबर क्यू ही होता है, ठीक है। और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से लगेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्यू ही हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल रखा है तो जो फोर्स लगेगा वो जीरो हो गया, प्लस माइनस, तो ये फोर्स तो आपका जीरो हो गया। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें एक टॉर्क लग रहा है जो इसको रोटेट कर रहा है एंगल थीटा से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो वो टॉर्क कितना होगा, वो जो टॉर्क होगा वो फोर्स इंटू आर्म लेंथ, ये वाली, ठीक है। तो फोर्स इंटू आर्म लेंथ है। अब फोर्स कितना है, फोर्स आपका क्यू ई है, ठीक है, फोर्स कितना है, क्यू ई है। अब जो ये जो लेंथ है, ये जो आर्म लेंथ है ये वाली, ये 2a है, ठीक है, और थीटा ये है, तो ये जो लेंथ निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, ये जो लेंथ निकालेंगे ये 2a है, ये थीटा है, तो ये जो लेंथ है वो साइन थीटा के टर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो वो 2a साइन थीटा हो गया, 2a साइन थीटा हो गया, QA फोर्स हो गया, मल्टीप्लाई करके तो क्या आ गया आपका Q 2AP E साइन थीटा। ये जो Q2A है, Q2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, अभी हमने पढ़ा था, तो ये P हो जाएगा, तो P साइन थीटा। ये आपका टॉर्क आ गया, ये आपका टॉर्क आ गया, ठीक है, P साइन थीटा। तो मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है टॉर्क। यदि ये थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाए, मतलब जो आपका डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे डाइपोल आ जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ गया इसी डायरेक्शन, मतलब थीटा जीरो हो गया। थीटा जीरो हो गया तो मतलब साइन थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो मतलब साइन थीटा जीरो, तो मतलब ये टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क आपका जीरो हो गया। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब ये परपेंडिकुलर हो जाए, साइन थीटा है ना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो जब 1 होती है तो 90 पे 1 आएगा, तब जब ये परपेंडिकुलर हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो और ये ऐसा हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये मैक्सिमम आ जाए 90 पे। तो 90 पे टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। 90 पे टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये आपके दिमाग में रहेंगे तो आप बहुत जल्दी रिकॉल कर लेंगे कि 90 पे मैक्सिमम होगा, 0 पे मिनिमम होगा टॉर्क। तो ऐसे ही आपको रिजल्ट, हमेशा छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं और आप रिकॉल कर सकेंगे, ठीक है, कि 90 पे है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, कैसे है, ये सारे कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। तो ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया P
तो ऐसे हम इसको निकालते हैं। और यदि मान लो एंटी पैरेलल होगा, 180 होगा, तो कितना होगा टॉर्क? यदि ये अभी पैरेलल ऐसा था, पैरेलल था, अब एंटी पैरेलल इस डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है और डायपोल इधर है, 180 हो गया, तो भी जीरो होगा, तो भी जीरो होगा, साइन 180, साइन 180, ठीक है, साइन 180, तो वो निकल के आपको जीरो आ गया। तो ये छोटे छोटे केसेस हैं जो आपको हमेशा याद रखने में, आपको बाद और भी केसेस आपको हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा की वैल्यू जैसे चेंज होगी वैसे ही आपका टॉर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे देखिए, ये समझिए, ये बहुत, अभी हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है, और हमने उसमें कैलकुलेट किया टॉर्क। उसमें क्या था, टॉर्क क्या कर रहा था, डाइपोल को रोटेट करना चाह रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें मान लीजिए ये आपका एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, Q प्लस Q, ठीक है। अब क्या होता है, इसको ये मान लीजिए थीटा पर रखा हुआ है, थीटा 1 पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए थीटा 1 पे रखा हुआ है। अब इसी को हमने रोटेट किया, ठीक है, ऐसा था, थोड़ा ऐसा घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो ये जो एंगल है वो थीटा 2 हो गया, ठीक है, ये थीटा 2 हो गया, यहां से थीटा 2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल थीटा 1 एंगल पे था, हमने उसको रोटेट करके थीटा 2 कर दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है डाइपोल में, मतलब हमने वर्क डन किया तभी तो रोटेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, वर्क डन कर रहे हैं, तो वो थीटा 1 से थीटा 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो वो डी जो हमारा टाउ था, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, मतलब स्मॉल थीटा से रोटेट किया तो डी थीटा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि डेरिवेशंस कैसे होगा, मैं उसको डिटेल में डेरिवेशन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो पी साइन थीटा डी थीटा होगा, वो थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेशन कर देंगे, थीटा 1 से थीटा 2, पी साइन थीटा डी थीटा माना स्मॉल। जब हमने थीटा 1 से थीटा 2 किया, ठीक है, जब हमने छोटा सा रोटेट किया था, डी थीटा रोटेट किया था, तो हमारा बना था पी साइन डी थीटा। बट हमने थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना, तो हमारी लिमिट आएगी थीटा 1 से थीटा 2 और पी साइन थीटा डी थीटा, तो वो लिमिट रखेंगे और जो फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा वो आएगा पी बराबर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको निकालना है, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, थीटा के हिसाब से चीजें चेंज होंगी। यदि हमारा ये जो डाइपोल है, इसमें मान लीजिए जो थीटा 1 है वो 0 हो, मतलब वो पैरेलल हो। 0 होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डाइपोल भी ऐसा ही हो, ये ई है, डाइपोल भी ये हो, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, पैरेलल हो। थीटा 0 क्या हो गया, थीटा 0 हो गया, तो थीटा 0 हो गया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, थीटा 1 को 0 कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी। और यदि परपेंडिकुलर हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सॉरी, परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो ये, और ये डाइपोल हो, ठीक है, 90 हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें निकालना है। ऐसे ही एंटी पैरेलल हो तो कैसे कैलकुलेट, थीटा की वैल्यूज हमें हमेशा देखना, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी होगा ना, थीटा 1 हमारा अलोंग द डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हमारा जो थीटा 1 है वो 90 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे कि जो थीटा 1 है वो 0 है, ठीक है, थीटा या 0 है या 90 है,
ठीक है, ये वैल्यू देखेंगे और जो थीटा 2 इसको थीटा ले लेंगे, क्योंकि 0 से फिर थीटा 1 ले जाना, जब हमें थीटा 1 से थीटा 2 ले जाना था, अब 0 से थीटा ले जाना है, 90 से थीटा ले जाना है, तो इस तरह से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आपका वो सारा कैलकुलेशन होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंक्लूड किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल है इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि एंगल क्या है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है या अलोंग वो परपेंडिकुलर है डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, इससे हमारा ये निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अब आपका ये मैंने आज इलेक्ट्रिक फील्ड तक इतना डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स पे लेके, और फिर आगे टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन करना भी जरूरी है, जिससे ये पता चलता रहता है कि हम लर्न हमें सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन है जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, वो इजी से टॉपिक्स हैं। अब आप देखिए क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ये आपको लेंथ दी गई है, लेंथ आपको दी गई है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की आपको लेंथ दी गई है। ठीक है, और जो चार्ज दिए गए हैं डाइपोल के वो 500 मिली कूलम्स दिया गया है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सियल, मतलब एक्सियल पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है और आपको ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो चार्ज है वो आपको पता है और जो डिस्टेंस है वो आपको पता है। ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल है ये ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ डाइपोल है, लेंथ डाइपोल ये है, और जो मिड पॉइंट से डिस्टेंस हमने ली थी वो ये है। ठीक है, तो वहां से वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा, आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल लेंथ, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बस 100 m ये है और ये इक्वेटोरियल लाइन से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एक्सियल लाइंस का था, इक्वेटोरियल लाइंस का है। अब इसमें ये आया थर्ड क्वेश्चन, ये है कि इलेक्ट्रिक पोल डाइपोल, ये आपको P दिया गया है और ये E दिया गया है। ठीक है, आपको ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या निकालना, टॉर्क निकालना। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो P साइन थीटा। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करके निकालना। साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया P क्रॉस E। ठीक है, वेक्टर P क्रॉस E ये लगा देंगे हम, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। अभी मैंने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है। नेट फोर्स तो जीरो हो ही जाता है, ये मैंने आपको बताया था। टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क की वजह से ही सारे उसमें रोटेशन जो होते हैं वो टॉर्क की वजह से होते हैं। नेट फोर्स तो जीरो था, QE माइनस U तो वो जीरो हो गया था। ठीक है, ये मतलब टॉर्क, यहां आप क्या देखेंगे, टॉर्क नेट फोर्स जीरो बट टॉर्क नॉट जीरो। यहां आप समझ सकते हैं नेट फोर्स जीरो बट टॉर्क, नेट टॉर्क डज नॉट जीरो। ठीक है, टॉर्क जीरो नहीं होता, नेट फोर्स जीरो होता है, ये हमने डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हेल्ड एन एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो व्हेन थीटा। आपसे ये पूछा गया है कि आपको तब बताना है जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, जब हम थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट करते थे तो जब 90 वैल्यू हमने पुट करी थी, थीटा 1 जब हम 90 रखेंगे, थीटा 1 यदि हम 90 रखेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, या आप जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो रखेंगे तो थीटा 1 की वैल्यू आपकी 90 आ जाएगी, वो कैलकुलेट कर लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, जैसे उसमें एक रिजल्ट आता है PE माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये एक रिजल्ट आता है, मैंने जो आपको और सारे केसेस करे थे उन केस में ये रिजल्ट आता है माइनस PE कॉस थीटा। यहाँ आप 90 रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस करे आपसे, पूरे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बच्चों तो पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछते रहिए। थैंक यू।